हेलो दोस्तों, यूपीएससी निर्माण संस्था आदापुर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं G20 में भारत की अध्यक्षता के मायने। अभी जो G20 है उसका जो सदस्य है हमारा भारत बना हुआ है, तो उसी के बारे में हम लोग देखने वाले हैं कि G20 होता क्या है, इसके जो कार्य प्रणाली होते हैं उसको हम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद इसके उद्देश्य के बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे चर्चा के बिंदु कि आज हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। पहले तो हम लोग पढ़ेंगे कि ये विषय जो है चर्चा में क्यों है। उसके बाद देखेंगे G20 का परिचय कि G20 की स्थापना कब हुई थी, इसके सदस्य कौन कौन से हैं, इसकी कार्य प्रणाली क्या है। उसके बाद से देखेंगे G20 विदेश मंत्रियों की बैठक तथा चर्चा के मुद्दे कि जो G20 में विदेश मंत्रियों, इस G20 में जो होता है सभी देशों के विदेश मंत्री का बैठक होता है, तो उन सभी विदेश मंत्रियों की बैठक के बारे में देखेंगे कि चर्चा के मुद्दे क्या रहे हैं। बैठक हुआ है तो उसके आगे है G20 की कार्य प्रणाली। उसके बाद देखेंगे कि G20 के सामने जो है कौन कौन सी मुख्य चुनौतियां हैं और आगे की राह मतलब कि इन चुनौतियों का सामना करने के लिए आगे क्या सोचा गया है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर। सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि ये विषय जो है चर्चा में क्यों है। तो भारत की अध्यक्षता, देखिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि भारत जो है G20 का सदस्य, G20 का अध्यक्ष बन चुका है। G20 का अध्यक्ष बना 30 नवंबर। इसके पहले जो है इंडोनेशिया इसका अध्यक्ष था। इसके पहले जो G20 का अध्यक्ष था वो था इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया ने 30 नवंबर 2022 को जो है अपनी अध्यक्षता भारत को सौंप दी। 30 नवंबर को जो है इसने इंडोनेशिया जो है अपनी अध्यक्षता छोड़ी, भारत को दी, और भारत 1 दिसंबर 2022 से इस G20 का सदस्य अध्यक्ष बन चुका। तो 1 दिसंबर 2022 को कब, जब 17वां सम्मेलन हुआ था, 17वां शिखर सम्मेलन, 17वां शिखर सम्मेलन जब हुआ था तभी जो है भारत को इसका अध्यक्ष बनाया गया G20 का। कहाँ पे हुआ था ये 17वां शिखर सम्मेलन? बाली में, इंडोनेशिया का एक जगह है बाली, वहीं पे जो है 17वां शिखर सम्मेलन हुआ था और वहाँ पे इंडोनेशिया ने अपनी अध्यक्षता छोड़कर भारत को सौंपी और भारत 1 दिसंबर 2022 से G20 का सदस्य बन गया। और अगले साल यानी 1 दिसंबर 2023 तक G20 का सदस्य रहेगा। देखते हैं आगे की टॉपिक क्या है। उसके बाद से है जो कहा गया है कि जो G20 है उसमें इस साल जब भारत अध्यक्ष बना है तब जो है 60 से अधिक शहरों में जो है 200 से अधिक बैठकें होंगी G20 की, जो बहुत सारे विषय पर चर्चा करने के लिए जो है जितनी भी विश्व स्तर पर जो समस्या है उनके समाधान के लिए G20 के जितने भी सदस्य हैं उन्होंने कहा है कि 60 से अधिक शहरों में, जितने भी शहर है विश्व में, वहाँ पर 60 से अधिक शहरों में जो है 200 से अधिक बैठकें होंगे। ये रहा 2022 में जो है इंडोनेशिया अध्यक्ष था। यही है इंडोनेशिया का जो झंडा, 2022 में यह सदस्य था इंडोनेशिया। 2023 में बना है हमारा भारत और अगले साल बनेगा यानी 2024 में बनेगा जो है ब्राज़ील।
2022 में था इंडोनेशिया, 2023 में बना हमारा भारत और 2024 में बनेगा ब्राज़ील। यही है जो है सदस्य की जो क्रम रहे हैं, यही है। और यही है G20 का लोगो, जो कि तो भारत जो बना है इस साल G20 के सदस्य। इस लोगों को प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी उन्होंने पेश किया है। यही है लोगो, भारत जब अध्यक्ष बना 2023 का। तो देखते हैं आगे के टॉपिक। अब हम लोग देखते हैं G20 का परिचय। G20 की स्थापना जो है 1999 ईस्वी में हुई थी। स्थापना तो 1999 ईस्वी में हुई थी। इसकी जो स्थापना है, G20 की स्थापना वो हुई थी 1999 ईस्वी में। इसमें टोटल जो है 19 देश शामिल हुए और प्लस में एक जो है यूरोपीय संघ एक शामिल हुआ। इसमें जो है G20 में 19 देश और एक यूरोपीय संघ शामिल हुआ। उसके बाद से 2008 ईस्वी में जो है अमेरिका इसका अध्यक्ष बना। अमेरिका जो है इसका अध्यक्ष बना। इसके पहले जो अमेरिका के अध्यक्ष बनने से पहले जितने भी देश के अध्यक्ष जो बने हुए थे, उस समय था कि उसमें सिर्फ 19 देश और एक यूरोपीय संघ ही शामिल रहेंगे। लेकिन जब अमेरिका अध्यक्ष बना तब इससे इस ग्रुप में यानी G20 में राष्ट्राध्यक्ष को भी शामिल किया जाने लगा। राष्ट्राध्यक्ष को भी शामिल किया जाने लगा। इस ग्रुप में विश्व के टोटल 19 देश हैं, जैसे अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, यूरोपीय यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको। ये सभी जितने भी देश हैं सभी जो हैं G20 के सदस्य। इसका उद्देश्य जो है वैश्विक स्थिरता की सुरक्षा, वैश्विक विश्व स्तर पर स्थिरता बनाए रखना, विकसित देश और उभरती अर्थव्यवस्था यानी विकसित देश और विकासशील देश जितने भी हैं उनके बीच जो संबंध है उनको मजबूत बनाए रखना। और क्योंकि इसमें जितने भी देश जो हैं सभी देशों के पास दुनिया के 60% आबादी उपलब्ध है। इस ग्रुप में यानी G20 में जितने भी सदस्य हैं देश हैं उनके पास विश्व के टोटल 60% आबादी है। वैश्विक यानी विश्व के जो GDP है टोटल उसमें से 85% GDP G20 के सदस्यों के पास है। और जो 75% जो व्यापार होता है विश्व स्तर पर जो व्यापार होता है उसमें से 75% व्यापार इस G20 के सदस्य ही करते हैं। इनके उद्देश्य क्या क्या हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन आ रहा है उन पर ध्यान देना, नौकरियों और सामाजिक सुरक्षा के मुद्दों को देखना, असमानता को मिटाना, कृषि क्षेत्र में जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं उसको खत्म करना, मादक पदार्थों की तस्करी, खाद्य सुरक्षा एवं पोषण पर ध्यान देना। जिस देश में खाद्य की जो उपलब्धता नहीं है या वहाँ पे जो पोषण की कमी हो रही है वहाँ पे उपलब्ध कराना, और विनाशकारी जो प्रौद्योगिकी जैसे मुद्दे हैं उनको कम करना, सभी देशों में जांच पड़ताल कर। ये सभी जो विषय हैं ये सभी विषयों पर जो है G20 कार्य करते हैं, सभी का समाधान करते हैं सभी समस्याओं पर। देखते हैं आगे की। देखिए यही सब जितने भी पीले कलर से देख रहे हैं आप लोग, यही सब जो है G20 के सदस्य हैं। जैसे देखिए ये कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, रसिया हो गया, चाइना हो गया, ये हमारा भारत हो गया, दक्षिण अफ्रीका हो गया। ये सभी सदस्य जितने भी रंगे हुए सभी G20 के ही सदस्य हैं। G20 के ही सदस्य। G20 में होता क्या है कि G20 में जितने भी देश हैं उनको 5 समूहों में बांट के रखा गया है। G20 जो है G20 में 5 समूह बनाए गए हैं। इन 5 समूह में जो है उसमें 4-4 देश हैं। 4-4 देश से अधिक नहीं रह सकते। जितने भी जो समूह हैं उसमें 4-4 देश, प्रत्येक समूहों में 4-4 देश हैं सभी समूह में। इसमें जो दूसरा वाला जो समूह है
इसी में है हमारा भारत। हमने अभी बताया है कि प्रत्येक समूह में 4 सदस्य होंगे। एक तो हो गया हमारा भारत, इसके साथ और कौन कौन से देश हैं, 3 देश, उसको भी देख लेते हैं। देखिए हमारे भारत के साथ है, एक है रूस, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की। यानी कि ये जो हो गया रूस, दक्षिण अफ्रीका और ये तुर्की, ये 3 देश और एक हमारा भारत। ये सभी जो है 4 सदस्य, ये हैं समूह 2 के सदस्य। जो समूह 2 है इसके सदस्य हैं भारत, रूस, दक्षिण अफ्रीका भारत, रूस, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की। ये 4 देश जो हैं इस दूसरे समूह के सदस्य। तो ये G20 में 5 समूहों को बांटा गया है। सभी समूहों में जो है 4 देश को रखा गया है। आगे क्या है, आगे की ओर देखते हैं। देखिए ये जो जितने भी सदस्य हैं G20 के, जितने भी सदस्य हैं उन सभी देशों के जो है झंडे हैं। सभी सदस्यों के ये झंडे हैं। जो 20 सदस्य हैं G20 में, सभी के ये झंडे हैं। तो देख लिया हम लोगों ने इसे, आगे देखते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि चर्चा के मुद्दे। चर्चा के मुद्दे कहने का मतलब कि जो आपकी बार बैठक होने वाली है उनमें किन किन विषयों पर चर्चाएं होंगी, किन किन समस्याओं को समाधान करने के लिए बातें होंगी। तो पहला तो है यूक्रेन युद्ध, यानी जो अभी फ़िलहाल में यूक्रेन युद्ध चल रहा है उन मुद्दों पर कि यूक्रेन युद्ध को कैसे रोका जाए, कैसे शांत किया जाए, इस विषय पर चर्चा होगी। दूसरा जो है उसमें होगा जलवायु परिवर्तन। जो जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं अभी, जैसे हमें देखने को मिल रहा है कि फरवरी से ही गर्मी बढ़ने लगी है। जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उसके बाद से जो तृतीय विषय के बाद ऋण है, उन ऋणों के उपयोग करने के लिए कौन कौन से उपायों को देखा जाएगा, तरीकों को देखा जाएगा। उसके बाद से जो रूस यूक्रेन युद्ध हो रहा है उसमें भोजन और ऊर्जा की काफ़ी क्षति हुई है। रूस यूक्रेन जो हो रहे हैं, रूस यूक्रेन युद्ध जो हो रहा है इसमें भोजन और ऊर्जा इन दोनों की काफ़ी क्षति हुई है, जिसके कारण जो विश्व के जितने भी देश हैं वहाँ पर इन दोनों के भोजन और ऊर्जा की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। तो भोजन और सभी देशों में भोजन और ऊर्जा की उपलब्धि कराना, वहाँ पे आपूर्ति करना G20 का कार्य है। इस बैठक में इसमें भी चर्चा किया जाएगा कि सभी देशों में जहाँ पे भोजन और ऊर्जा के लिए जो कीमतों में वृद्धि हुई है उसको कम कैसे किया जाए, वहाँ पे भोजन और ऊर्जा की उपलब्धि कैसे कराया जाए, इस विषय पर भी बात होगा G20 के इस बार बैठक में। आगे जो है कि ग्लोबल साउथ के उद्देश्यों को समर्थन। जो उत्तरी विश्व के जो जितने भी देश हैं, सदस्य हैं, उनके जो उद्देश्य बनाए हुए हैं, उनके उद्देश्यों को समर्थन, वो क्या क्या चाह रहे हैं, उनके सभी चाहतों को पूरा करना, उनके उद्देश्यों को पूरा करना। तो ये थी चर्चा के मुद्दे। जो G20 की बैठक होने वाली है आपकी बार, उसमें कौन कौन से विषयों पर चर्चाएँ होंगी। देखते हैं अगला टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं G20 की कार्यप्रणाली। यानी जो G20 होती है इसमें कौन कौन से सदस्य होते हैं, कैसे कैसे कार्य करते हैं, इनकी संरचनाएँ कैसी हैं। देखिए G20 में जो है टोटल 3 ट्रैकों को बांटा गया है। 3 ट्रैक करने का मतलब 3 समूहों को बांटा गया है, समूह बनाए गए हैं, जिसमें से एक पहला है बिड ट्रैक, शेपर ट्रैक और तीसरा है सहभागी समूह। तो इसमें क्या होते हैं कि वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर वित्त ट्रैक का नेतृत्व करते हैं। कि जितने भी देश के जो वित्त मंत्री और उसके सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर होते हैं वे वित्त ट्रैक का नेतृत्व करते हैं, और जो शेपर ट्रैक का नेतृत्व खुद शेरपा ही करते हैं। जिसमें से वित्त ट्रैक का कार्य क्या होता है कि जितने भी G20 के सदस्य हैं, सभी सदस्य वहाँ पे जो है शेरपा द्वारा जो है उन सभी सदस्यों में समन्वय कहने का मतलब कि जो जैसे G20 में बहुत सारे देश हैं, G20 में बहुत सारे देश हैं, जैसे अर्जेंटीना हो गया या फिर चाइना हो गया,
तो इसमें जो है शेरपा का कार्य क्या है कि जो इसके सदस्य देश हैं, जो इसके सदस्य देश, तो यहाँ पे ऐसी जो चीज़ जो इस देश के काम आ सके, इस चीज़ को यहाँ तक पहुँचाना, इस देश के उपयोग में लाना। उसी तरह अगर इस देश के पास ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो इस देश के काम आ सकती हैं, जो G20 के ही सदस्य हैं, वहाँ तक पहुँचाना, उसको प्रदान करना। यानी कि सभी देशों के बीच समन्वय स्थापित करना। जिस देश को जिस चीज़ की आवश्यकता है, अगर वह G20 के सदस्यों के पास उपलब्ध है तो उसको उस देश के पास पहुँचाना। ये सभी कार्य शेरपा करती है। अगला है वित्त रैंक का नेतृत्व सदस्य देश के वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर करते हैं। अभी हम लोगों ने देखा जो वित्त रैंक होते हैं उसका नेतृत्व जो है सभी देशों के वित्त मंत्रालय और सेंट्रल बैंक करती है। तो हम लोगों ने देखा अभी शेरपा के कार्य। उसके आगे है सहभागी समूह। देखिए इसके बारे में हम लोग पहले देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए G20 जो है, G20 में 3 समूह बनाए गए हैं। 3 समूह बनाए गए हैं। पहला एक वित्त रैंक, दूसरा है शेरपा रैंक, और तीसरा है सहभागी समूह। जिसमें पहला जो है वित्त रैंक, इसके तो जो वित्त रैंक के जो नेतृत्व करते हैं वो सभी देशों के जो वित्त मंत्रालय होती है, वित्त मंत्रालय के जो वित्त मंत्री होती है, वित्त मंत्री करते हैं। और सेंट्रल बैंक यानी सीबीआई ने जो सेंट्रल बैंक होते हैं, सभी देशों के जो सेंट्रल बैंक होते हैं, सेंट्रल बैंक के गवर्नर, एक वित्त मंत्री और एक सेंट्रल बैंक के गवर्नर, सभी देशों के वित्त रैंक के जो नेतृत्व करते हैं। शेरपा रैंक के सभी देशों की जो शेरपा होती है वो इसका नेतृत्व करते हैं। और सहभागी समूह में जो आम जनता जैसे श्रमिक हो गए, सभी देशों के श्रमिक जो हो गए, श्रमिक हो गया या फिर शोधनकर्ता जो व्यवसाय करने वाले व्यापारी होते हैं, वो महिलाएं और भी बहुत सारे, जैसे देखिए कौन कौन, जैसे नागरिक समाज, सांसद, विचार मंचों, महिलाओं, युवाओं, श्रमिकों, व्यवसायों और शोधनकर्ताओं, एक साथ सभी मिलकर इसका सदस्य करते हैं। ट्रोइका कहने का मतलब जो भारत जो है, जैसे उस समय मैंने बताया था कि 2022 में जो है इंडोनेशिया बना था अध्यक्ष। दो 2022 हम देखा, जैसे 2022 में जो है इंडोनेशिया बना था अध्यक्ष, ये बना था 2022 में अध्यक्ष बना था। उसके बाद अभी बना है हमारा भारत 2023 में, और उसके बाद बनेगा इसके बाद ब्राज़ील 2024 में। तो यही जो ट्रायंगल का निर्माण हो रहा है, इसी को कह रहे हैं ट्राइको। यही है ट्राइको। तो जो है ट्राइको में कौन कौन, जैसे बताएं अभी, इंडोनेशिया, भारत और ब्राज़ील शामिल होंगे, यानी शामिल रहेंगे। अगला टॉपिक क्या है? देखिए उसके बाद से अभी हमने जो शेरपा बताया,
शेरपा जो है इन्हीं सभी विषयों पर कार्य करती है। इन सभी विषयों पर अगर कोई इन सभी विषयों से संबंधित अगर कोई बात है, कोई चर्चाएं हैं, तो उसमें शेरपा समूह के बैठक होते हैं। शेरपा समूह में कौन कौन से कार्य किए जाते हैं? जैसे कृषि संबंधित कुछ हो गया, या भ्रष्टाचार शोध, संस्कृति, डिजिटल अर्थव्यवस्था, आपदा जोखिम को कम करना, विकास, शिक्षा, रोजगार, पर्यावरण और जलवायु स्थिरता, ऊर्जा संक्रमण, स्वास्थ्य, व्यापार और निवेश और पर्यटन। ये सभी विषयों से संबंधित अगर कोई समस्याएं हैं तो उस पर जो है शेरपा की बैठक होती है। और ये सभी जो विषय हैं जैसे बिजनेस 20, सिविल 20, श्रम 20, संसद 20, विज्ञान 20, SAI 20, स्टार्टअप्स 20, थिंक 20, अर्बन 20, वुमेन 20 और यूथ 20, इन सभी विषयों से संबंधित अगर कोई विषय हैं तो इस पर जो है सहभागी समूह की बैठक होती है। तो हम लोगों ने देख लिया जो G20 के जो तीनों बटे थे, शेरपा, सहभागी समूह और बीट टैंक। ये तीनों अपने अपने समूहों के माध्यम से कैसे कैसे सभी विश्व स्तर की जितनी भी समस्याएं उसका समाधान कैसे करते हैं। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। आगे हम लोग देखेंगे इसके आगे कि जो G20 है उनके सामने कौन कौन सी मुख्य समस्याएं खड़ी हुई है, चुनौतियां, और उनका समाधान कैसे करना है। चलिए उसके बाद से देखते हैं कौन कौन सी चुनौतियां हैं G20 के सामने, और चुनौतियां हैं और उनके आगे की राह, यानी उन चुनौतियों का जो है समाधान करने के लिए, चुनौतियों का सामना करने के लिए आगे की राह कौन कौन सी अपनाई है G20 ने। पहला तो है, अगर उन चुनौतियों का सामना करना है तो G20 को अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे IMF, WHO, विश्व बैंक, WTO के साथ साझेदारी को मजबूत करना चाहिए। यानी इसका तो मुख्य उद्देश्य, G20 का मुख्य उद्देश्य जो है वैश्विक स्थिरता को बनाए रखना। जो G20 का मुख्य उद्देश्य है उसका उद्देश्य है वैश्विक स्थिरता को बनाए रखना। तो इसके लिए G20 को करना क्या चाहिए कि जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं जैसे WHO, WTO, विश्व बैंक, ये जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं इन सभी के साथ साझेदारी को अपना मजबूत करना चाहिए। इन सभी संगठनों के साथ अगर अपनी साझेदारी मजबूत करता है तो विश्व स्तर पर ये स्थिरता को कायम रख सकेगा, बना सकेगा। अगला है वैश्विक सहयोग की प्राथमिकता। वैश्विक सहयोग को यानी कि एक देश दूसरे देश का सहयोग करे, उसको पहले देखेगा, प्राथमिकता उसको देना चाहिए। ध्रुवीकृत अंतर्राष्ट्रीय सदस्य देशों के साथ चर्चा। ध्रुवीकृत अंतर्राष्ट्रीय देश कहने का मतलब जो देश हैं, ध्रुवीय देश जो हैं जैसे अमेरिका, रूस, ये जितने जो ध्रुवीय देश हैं इनके साथ बैठकर अपनी चर्चा करनी चाहिए। क्योंकि अमेरिका कभी कहता है मैं फर्स्ट में रहूँगा, तो रूस कभी कहता है मैं फर्स्ट में रहूँगा। इसके कारण जो है देशों में हमेशा जो है युद्ध की संभावनाएं बनी रहती हैं, जिसके कारण विश्व स्तर पर शांति फैली रहती है। इसलिए अशांति को यानी वैश्विक स्थिरता को बनाए रखने के लिए G20 को अमेरिका और रूस के साथ चर्चा करनी चाहिए, ताकि विश्व स्तर पर शांति की माहौल जो है छाए रहे। अगला क्या है, ये सभी चुनौतियां हैं। अगला यूक्रेन रूस संघर्ष और रूस एवं पश्चिम के बीच मतभेद जैसे मुद्दों को हल करने के लिए संवाद तथा कूटनीति। यानी G20 को ऐसी कूटनीति अपनानी चाहिए जिससे जो रूस यूक्रेन युद्ध हो रहे हैं, रूस यूक्रेन युद्ध जो हो रहे हैं इसमें बहुत सारे देश जो हैं पश्चिमी देश वो रूस को सहायता दे रहे हैं, यूक्रेन को सहायता दे रहा है, जितने भी जो पश्चिम देश है, और कुछ देश जो है रूस को सहायता दे रहे हैं, और कुछ देश तो ऐसे भी हैं जो इस युद्ध में शामिल ही नहीं हुए, जैसे हमारा भारत। तो इन सभी रूस यूक्रेन युद्ध को समाधान करना चाहिए। ये भी एक बड़ी चुनौती है G20 के सामने कि वो रूस यूक्रेन युद्ध को शांत करने के लिए कूटनीति को अपनाए। अगला है सुलझे हुए अंतर्राष्ट्रीय नेता की छवि। अगर ये सभी चुनौतियों का सामना कर ले रहा है G20, तो इसके जो अध्यक्ष बने हुए हैं, जैसे हमारे भारत जो बना हुआ है इसका अध्यक्ष, उसकी विश्व स्तर पर जो छवि है वो और भी अच्छी हो जाएगी।
तो ये थी आज की हमारी G20 के विषय में टॉपिक, यानी कि G20 अपना कार्य कैसे करता है, G20 के सदस्य कौन कौन होते हैं, कौन कौन से देश हैं, उसके बाद से जो आपकी बैठक होने वाली है उन पे जो चर्चा के मुद्दाएं कौन कौन सी हैं, सभी को हम लोगों ने देखा। तो ये थी आज की हम लोग की टॉपिक G20 के विषय में, कि भारत जो अध्यक्ष बना हुआ है 2023 का, उसके बारे में हम लोगों ने देखा। तो इसी के साथ हमारी टॉपिक समाप्त होती है। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक हंसते रहिए, हंसाते रहिए और पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। धन्यवाद।